नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत कर रहे थे और इन्वायरमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का पार्ट 1 हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ चुका था, ओजोन क्षरण के बारे में। ओजोन क्षरण की एक क्लास मैंने आपको दे दिया जिसमें मैंने बताया था कि ये ओजोन गैस क्या है, वायुमंडल के किस लेयर में पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी क्षरण कैसे हो रही है, क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैस है, कृत्रिम और प्राकृतिक कारक कैसे हमारे ओजोन क्षरण को ओजोन परत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि धरातल पे हर कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग ओजोन की क्षरण दिखाई दे रही है, जिनमें सर्वाधिक क्षरण ध्रुवों पे दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, इस लॉजिक को भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि ध्रुवों पे जो दिखाई देती है उसमें आर्कटिक पे कम और अंटार्कटिक पे ओजोन क्षरण अत्यधिक क्यों दिखाई देती है। इन समस्त मुद्दों के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे निरंतर ओजोन की क्षरण होती रही तो निरंतर ये ओजोन की क्षरण मानव को, वनस्पतियों को, समुद्री जीव जंतुओं को और अन्य निर्जीव तत्वों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, वो हमारे भावी भविष्य के लिए कैसे हानिकारक उत्पन्न कर सकता है। इन समस्त बातों पे हमने आपको बातचीत किया था आपसे। मैंने आपको बताया था कि ओजोन की क्षरण जो हो रही है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि ओजोन क्षरण की समस्या बहुत ही जटिल बनती चली जा रही है। इसी जटिलता की और इस समस्या के समाधान के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पे इस पे विचार किया गया और कहा गया लगभग 1970 से 80 के दशक में ऐसा विचार किया गया कि हम लोगों को ओजोन लेयर पे जो पड़ने वाली विघटनकारी तत्व हैं उन तत्वों को समाधान करने के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाले भावी भविष्य के लिए समस्त मानव जाति प्रजाति जितने सारे जीव जंतु होंगे, वनस्पतियां होंगी, वो सारे के सारे जीव जंतु वनस्पति संकटग्रस्त हो जाएंगे, डाइवर्सिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, जीवन संभव हो नहीं पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1970-80 के दशक में विश्व ने सोचा और विश्व ने इस पे तमाम सारे कदम भी उठाए। जो कदम उठाए वैश्विक स्तर पे जो उठाए गए कदम, वो कदम हमारे ओजोन क्षरण के लिए काफी लाभदायक भी साबित हो रहे हैं। तो हम लोगों की आज की जो क्लास पार्ट 2 की लगने वाली है ओजोन क्षरण से संबंधित, उस पार्ट 2 की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए किस तरह से वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उन वैश्विक सम्मेलन के आयोजनों में क्या क्या ऐसा कहा गया कि हम लोग ओजोन गैस जैसे ओजोन परत जैसे लाभदायक पृथ्वी के कवच वाली परत को बचाने वाले विघटनकारी तत्वों से बच सकें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट भी करते चलिएगा, बताते चलिएगा कि मास्टर की पढ़ाई बात आपको कहाँ तक समझ में आ रही है। और प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के जरूर देखते रहिएगा कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए अब तक के प्रश्नों के आधार पे जिस चैप्टर को मास्टर ने पढ़ा रहा है, क्या वो चैप्टर मास्टर बस हवाबाजी कर रहा है या वास्तव में मास्टर आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पे लेके चल रहा है। क्या मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको भावी भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर हो सकता है ऐसा महसूस करते तो निसंदेह बिना जांचे पूछे बिना कुछ सोचे समझे आप निसंदेह मेरे चैनल से जुड़े लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे भी थोड़ा चैनल के माध्यम से समाज के जितनी सारे ऐसे दूर दराज के लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश आप ही कर सकते हैं। तो आप लोग मेरा भी साथ देंगे ऐसा मैं आशा करता हूं और इसी आशा को लेकर के मैं निरंतर प्रयास करता चल रहा हूं। तो देखते हैं हम लोग ओजोन जैसे विघटनकारी तत्वों को, ओजोन जैसे लेयर को विघटनकारी तत्व किस तरह से क्षरण कर रहे हैं, ये तो सब देख लिया। आज हम देखते हैं ओजोन क्षरण से नियंत्रण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या किया गया। तो मैंने अभी बताया कि पहली बार 1970-80 के दशक में इस पे विचार किए गए हैं और 1985 का वो समय था जब पहली बार हम लोग ओजोन क्षरण के नियंत्रण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास में पहली बार कदम रखे थे। तो देखते हैं
जो पहला कदम हम लोगों ने रखा है उस कदम का नाम है, उसको हम लोग कहते हैं वियना कन्वेंशन। वियना में पहली बार 1985 में ओजोन क्षरण से संबंधित बचाव के लिए बैठक किया गया और सभी लोगों को 1985 में बुलाया गया। सभी लोगों ने इसको अपनाया, लेकिन अपनाने के बाद इस पे कार्य प्रणाली को संचालन करने का काम इस वियना कन्वेंशन का 1988 से शुरू किया गया। यह एक बहुपक्षीय समझौता था, विश्व के देशों को बुलाया गया था। बहुपक्षीय यानी कि इसको हम कह सकते हैं मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट था और ये बहुत ज्यादा बाध्यकारी नहीं था, बहुपक्षीय समझौता था। ये एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक मॉडलिंग तैयार कर दिया है, विश्व के देशों को जगाने का एक रास्ता दिखाने का बस काम किया है। ये बहुत ज्यादा इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ओजोन जैसे लेयर को हानि पहुंचाने वाले जो तत्व थे उनसे कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में रास्ता दिखाने का काम किया जो वियना कन्वेंशन किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये विश्व के देशों को जागरूक कर दिया कि भैया अगर आप लोग ओजोन जैसे लेयर को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में आप लोगों को ओजोन नहीं रहने देगा। अगर ओजोन नष्ट हो जाएगा तो धरातल के सारे डाइवर्सिटी को नष्ट कर सकता है, क्योंकि सूर्य से चलने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं वो सूर्य से चलने वाली परावैंगनिक किरणों को जो है अवशोषित करता है, वो अवशोषण की शक्ति सारा खत्म हो जाएगी और सारे अल्ट्रावायलेट भी रे जो होती हैं वो रे धरातल पे आके धरती पे समस्त जीव जंतु वनस्पति को क्या करेंगी, गंभीर रूप से संकट में डाल देंगे। और इन सारी बातों को मैं इसके पहले की क्लास में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, अगर वीडियो को ना देखे हो तो जा करके आप देख सकते हैं। 2009 का वो समय था जब इस पे सार्वभौमिक व्यापकता प्राप्त हुई थी। सार्वभौमिक व्यापकता का मतलब ये हम कह सकते हैं, सार्वभौमिक व्यापकता प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन अगर कोई था ओजोन क्षरण से संबंधित तो कौन था, वियना कन्वेंशन था, जो 2009 में ये सार्वभौमिक व्यापकता को प्राप्त किया। सार्वभौमिक व्यापकता का मतलब हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को प्राप्त करने वाला पहला अगर कोई कन्वेंशन था तो वियना कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन का मुद्दा ये रखा गया था कि भैया हम लोग सीएफसी में कमी लाएंगे। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूर्य के परावैंगनिक किरणों को पा रहा है और सूर्य के परावैंगनिक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये धरातल पे जैसे धरातल से उत्सर्जित किया जा रहा है और ऊपर जा रहा है -80 डिग्री टेम्परेचर पे जाके क्या करता है, क्लोरीन का अम्ल और क्लोरीन का कार्बन और फ्लोरीन के कार्बन में टूट के अलग अलग हो जाता है और सूर्य के प्रकाश को पाने के बाद ये क्या करता है, फ्लोरीन का कार्बन क्लोरीन का एटम बन जाता है, फ्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का एटम बन जाता है और दोनों एटम पढ़ के ऑन द स्पॉट अटैक करते हैं। किसके ऊपर, ऑन द स्पॉट अटैक करते थे ओजोन गैस के ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर और ओजोन का विघटन शुरू हो जाता था। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो इस कन्वेंशन में क्या कहा गया कि जो सीएफसी गैस है उस सीएफसी गैस को ही कम कर दो भैया, ना हम ज्यादा से ज्यादा सीएफसी को उत्सर्जन करेंगे, ना ही ये ज्यादा कन्वेक्शनल करंट बन के ऊपर उठेंगे और ऊपर जाने के बाद तापमान कम पाने की वजह से क्लोरीन फ्लोरीन के कार्बन के रूप में बहुत ज्यादा टूटेंगे नहीं, और जब टूटेंगे नहीं तो सूर्य के प्रकाश को पाके क्लोरीन का एटम और फ्लोरीन का एटम कहाँ से बन पाएंगे, और जब बन नहीं पाएंगे तो हमारे ओजोन जैसे लेयर जो जीवनदायिनी लेयर है उसको क्षरण नहीं कर पाएंगे। तो इस कन्वेंशन का जो थीम था वो सीएफसी में कमी लाने के लिए किया गया था, लेकिन याद रखिएगा कोई बाध्यकारी नियम नहीं था, लागू नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये विश्व को रास्ता दिखाने वाला ये कन्वेंशन था, वियना कन्वेंशन 1985 का, इसको याद रखिएगा। 1985 के बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया गया था ये कह सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संधि था। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या था, संधि था, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का संधि होने के नाते इसको विश्व को मानना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या अगर विश्व संधि को नहीं मानता है तो उसको संधि को तोड़ने वाले देश को बहुत सारे वैश्विक लाभों से हटा दिया जाता, वंचित कर दिया जाता, उसका बुराई होता है वैश्विक धरातल पे। तो विश्व अपने इन चीजों से बचने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए जाहिर सी बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो बातें होंगी उसको लागू करने के लिए भरसक प्रयास करेगी, और अगर प्रयास करती है तो कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार देगी, क्योंकि वो प्रयास कर रही है तो अपने ही द्वारा की गई गलतियों का वो निदान करेगी ताकि उसी की जिंदगी उसी के हाथ से जो खतरा में होने वाली है वो अपनी ही जिंदगी को अपने हाथ से बचा पावे। ऐसा अवसर विश्व सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के दौरान दिया गया।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। इस मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो लाया गया था 16 सितंबर 1987 को लिया गया था। ये बार बार 2 साल से देखिए लगातार पीसीएस में पूछता जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को जो लागू किया गया था, इसी दिन हम लोगों ने तय कर लिया कि ओजोन गैस को बचाने के लिए हम लोग तमाम सारे नियम कानून को लेके आएंगे, और ओजोन गैस को बचाने के लिए जो नियम कानून लेके आएंगे वही ओजोन गैस को बचाने वाले नियम कानून 16 सितंबर के दिन को हम लोगों ने कहा विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आपसे कोई अगर पूछता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित आने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कि भाई सच बात है, ओजोन लेयर को बचाने के लिए आप लोग काम करिए, वरना जिंदगी बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत जल्द जिंदगी झंड होने वाली है। यह उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी संस्था के रूप में काम किया था। क्या उत्सर्जन के आधार पर भाई? सीएफसी उत्सर्जन के आधार को कम करने के लिए एक बाध्यकारी संस्था के रूप में काम किया, और कहा गया कि सीएफसी को उत्पादन में कमी करना चाहिए, हर देश को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो जो विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, इसके आधार पे बांट दिया गया और कहा गया कि जो विकसित देश होंगे भाई वो 2000 ईस्वी तक जाते जाते, और जो विकासशील देश होंगे वो 2010 तक जाते जाते पूरी तरह से सीएफसी पे प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसा कुछ नियम कानून इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के दौरान बनाया गया। 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये 2000 में विकसित देशों को कहा गया भैया पूरी तरह से बंद कर देना, और विकासशील देश तो भाई थोड़ा तकनीकी समस्याओं से गुजरता रहता है, इसलिए उसको 10 साल का और राहत दिया गया और कहा गया 2010 तक आप सीएफसी पे प्रतिबंध लगा दीजिएगा। और कुछ ऐसे विकासशील देश थे जो बेचारे कमजोर स्तर के विकासशील देश थे, जिनके पास तकनीकी नहीं है उतनी ज्यादा, सीएफसी का कहां से तब प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा था। ऐसे जो देश थे विकासशील देश, जिनके यहाँ कार्बन का उत्सर्जन जो था वो 0.3 किलो प्रति व्यक्ति के रूप में था, ऐसे देशों को उसमें राहत दिया गया था। कहा गया था कि आप बहुत ज्यादा घबराना मत, आपको बहुत ज्यादा घबराने की समस्या नहीं है, आप इसके लिए बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी की बात को लेकर के आगे बहुत सारी चिंताएं की बात जगती रहते थे, और इन्हीं के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे आ गए सामने जो सीएफसी के अलावा भी कुछ गैसेज आ गए जिन पे बातचीत करने की हुई थी कि इस पे भी हम लोग बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि सिर्फ ओजोन क्षरण को बचाने से हम लोगों को नहीं राहत मिलने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी भी समस्याएं बहुत संकटकारी समस्या के रूप में भरा पड़ा था। तो कहा गया हम लोगों को उन मुद्दों पे भी बात करना चाहिए, और अमेरिका और कनाडा जैसे देश ने क्या किया, इस मुद्दों के एक संदिग्ध मुद्दा लेकर के ला करके उसी में पेश दिया, कहा मेरे भी फाइल की थोड़ा सुनवाई कर लो भैया। तो उनकी भी फाइल की सुनवाई करके उस पर भी हम लोगों ने कदम उठाने का काम किया। कैसे, जरा उसको देख लेते हैं। तो वियना कन्वेंशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। एक तो हुआ था लंदन संशोधन 1990 में, और एक हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन 1992 में, और इन दोनों संशोधनों का थीम जो था वो यूएसए और कनाडा जैसे देश जो थे वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को के मुद्दा को लेकर के आए गए। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं को से निपटने के लिए हम लोगों को HFC गैस पे भी ध्यान देना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के क्या किया गया, 2010 में प्रोटोकॉल का एक एजेंडा नया तैयार किया गया था HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और कहा गया कि धीरे धीरे हम लोगों को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हटाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तीसरी मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, 2010 की मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने काम किया था, और जो काम किया था वो दुबई में किया था, जिसको दुबई पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि दुबई पाथवे क्या है और उसमें क्या काम किया गया था, और उस काम करने के बाद अभी इस थीम पे हम लोगों को ओजोन क्षरण थीम पे भी और कदम उठाना पड़ेगा। और लास्ट में जो आएगा सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जगह वो आएगा किंगली, रवांडा का, जो किंगली समझौता के रूप में जाना जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 2010 के बाद की कहानी क्या है इस ओजोन क्षरण से संबंधित हम लोगों को पढ़ने वाली। इतनी बातों को आप पेस्ट कर लीजिए, इतनी बातों को पेस्ट कर लीजिए, और मास्टर की समझाई बात कहाँ तक आपको समझ में आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बढ़ता हूँ मैं इससे आगे। 2015 में दुबई पाथवे
जो आया था वो मिनिस्ट्रियल ऑफ पार्टीज का मॉप का 27वां बैठक था और इसका एजेंडा तैयार किया था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पे हम लोगों ने एजेंडा तैयार करके बात किया था। इसी के तहत कहा गया था, इसी के तहत ये बात हुआ, इसी के तहत इस सदी के अंत तक हम लोगों ने देखा था कि 0.5 डिग्री सेल्सियस हम लोगों की ग्लोबल वार्मिंग में कमी देखी गई। जो सबसे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस था वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग में कमी देखी गई। हम लोगों ने इसके पहले की जो मैंने क्लास बताया था उसमें बताया था पहले अमोनिया को लेकर आया, फिर CFC को लेके आया जो हम लोगों का ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड था, फिर HFC को लेके आया लेकिन ये बहुत बदबू करता था, हटा दिया। ये क्या था, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार था, हटा दिया। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार था, हटा दिया। इस समय जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हाइड्रोफ्लोरोओलाफिन से संबंधित बातचीत कर रहे हैं। इस बात को मैं स्पेशल पिछले वाली क्लास में डाला हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ दुबई पाथवे के बाद किंगली समझौता 2016 में चल के आती है। जो किंगली समझौता 2016 में चल के आती है, ये किंगली समझौता कई मुद्दों पे काम करेगी। आएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बन करके, लेकिन ये करती क्या है जरा देखते हैं हम लोग। रवांडा के किंगली में आयोजित हुआ था ये मिनिस्ट्रियल ऑफ पार्टीज का 28वां बैठक था। किंगली में हुआ था रवांडा के 2016 में, जिसे हम लोग किंगली समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता में लगभग 197 देशों ने भाग लिया था और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह कहा जाएगा तो एक ऐतिहासिक समझौता था किंगली समझौता। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग पे अपना कब्जा कर पाए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने न दें, इसके लिए किंगली समझौता एक ऐतिहासिक समझौता के रूप में दिखाई देता है। किंगली समझौता जो था इसके तहत कहा गया कि 2100 ईस्वी तक जाते जाते ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी की बात की गई थी। इसके अलावा किंगली समझौता में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस की भी बातचीत किया गया था और इसी पे काम करने के लिए हम लोगों ने जो संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेके यहाँ आए थे। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद उसमें हम लोगों ने ये कहा संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि 2019 से सभी देशों के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा वो बाध्यकारी हो जाएगा, यानी उस पे काम करना हर देशों के लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर कोई देश इसके लिए गलती करता है तो उस देश को वैश्विक धरातल पे बाकायदे से बहुत सारे लाभदायक तत्वों से हटा दिया जाएगा और उसकी आलोचना की जाएगी। यही कारण है कि हर देश इसको मानने के लिए, और क्यों माने भी ना, मानना भी तो जरूरी है। अगर नहीं मानता है तो वो भी देश तो हमारे इसी इन्वायरमेंटल एरिया में पड़ा हुआ है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन डिप्लेशन को बार बार क्षरण करती चली जा रही है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्षरण से अगर हमारे सूर्य की परावैंगनिक किरणें हमारे धरातल पे चली आती हैं तो उस देश का भी तो नुकसान होगा, क्योंकि वो देश भी हमारे धरती ही ग्रह पे भरा हुआ है, हमारी इन्वायरमेंटल एरिया पे भरा हुआ है। तो CFC ये नहीं कहेगा, परावैंगनिक किरणें ये नहीं कहेंगे कि भैया तुमने हमको आने से नहीं, मना करने में नहीं तुम अवरोध उत्पन्न किए थे इसलिए तुमको छोड़ देता हूँ। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हर देश को चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी को खतरा उत्पन्न होने की संभावना भविष्य के लिए है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस पे जम के काम करें और हर देश को चाहिए कि इस पे इतना जम के काम करें कि ऐसे हमारी पर्यावरण जैसी समस्याओं के जो संकट आने वाले हैं, जो मानव जीवन को संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इन पे हम लोग पूरी तरह से विजय प्राप्त कर पाना तो हर देश के लिए उत्तरदायी भी बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी हस्ताक्षरकर्ता देश जितने सारे इसमें थे वो कहे कि हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कटौती को करेंगे, कम किया जाएगा और इसके लिए कहा गया कि 3 भागों में बांट दिया गया देशों को, विश्व को, और कहा गया आप लोगों को एक मानक पैमाना निर्धारित कर दिया जा रहा है। इस मानक पैमाने के आधार पे आप अपना काम करिए और धीरे धीरे अगर करेंगे हम लोग तो धीरे धीरे करके हम लोग महारत प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बार सोचेंगे कि कई बार हम कर दिखाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और नतीजन ये होगा कि हम लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो 3 स्तर पे जो रखे गए थे उसमें USA प्लस EU देश के लिए कहा गया कि भैया आप 2018 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कमी कर दीजिएगा और 2036 की तुलना में कहा गया कि 2036 तक जाते जाते 2012 की तुलना में
आप 15% की कमी करिएगा, ऐसा कुछ बातचीत किया गया था। चीन, ब्राजील और संपूर्ण अफ्रीकी देश को कहा गया कि आप 2025 तक 24 तक जाते जाते हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में बिल्कुल स्थिरता ला दीजिएगा और 2045 तक जाते जाते आप 2021 की तुलना में 20% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी करके दिखाइएगा। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे इत्यादि देशों के ऊपर ये बंधनकारी जो आए थे बाध्यकारी नियम, वो ये थे कि 2028 तक जाते जाते भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब को कहा गया है कि आप 2028 तक जाते जाते हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कमी करेंगे। और भारत, पाकिस्तान, इन देशों को यह भी कहा गया है कि 2047 तक जाते जाते आप 2025 की तुलना में 15% की कमी करके दिखाएंगे। ऐसे कुछ हर देशों के लिए बाध्यकारी नियम लगाए गए हैं और निसंदेह ये नियम होने भी चाहिए भाई, क्योंकि हर किसी की जिंदगी, पूरी जलीय तंत्रों की जिंदगी, पूरी वनस्पति तंत्र की जिंदगी, कह सकते हैं पूरा मेरा प्लेनेट जो अर्थ है, ये अर्थ ही खतरे में उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से कुछ समझौता हुए हैं ओजोन क्षरण नियंत्रण है, तो जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं, इसमें जो हमने आपसे बातचीत किया है, ये कुछ ऐसे ही समझौते किए गए हैं जिसमें हम लोगों ने वियना कन्वेंशन को पढ़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ा, दुबई पाथवे को पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने किंगली समझौता से संबंधित बातचीत को किया। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हुए। अब आइए थोड़ा हम लोग एक कदम ये देख लेते हैं कि भारत सरकार ने इस ओजोन संरक्षण के संदर्भ में क्या कदम उठाया है स्पेशल। तो जरा हम लोग भारत के रहने वाले हैं, इसलिए भारत सरकार की भी नीतियों को जानना पढ़ाई के नजर से, जानकारी के नजर से, जिंदगी और जीवन यापन के नजर से अति आवश्यक है। तो हम लोग बातचीत करते हैं कि भारत सरकार ने ओजोन संरक्षण के संदर्भ में क्या कदम उठाया है। तो आइए इस पे हम लोग बातचीत करते हैं और ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट। भारत सरकार ने ओजोन परत संरक्षण हेतु अगर देखा जाए तो क्या कदम उठाया। सबसे पहले देखा जाए तो 1991 में भारत ने वियना कन्वेंशन पे जाकर हस्ताक्षर किया, क्योंकि ओजोन जैसी समस्या भारत के लिए भी बहुत जटिलतम थी। तो भारत सरकार ने 1991 में वियना कन्वेंशन पे हस्ताक्षर कर दिया। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भारत सरकार ने हस्ताक्षर कर दिया और दोनों प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करके भारत सरकार क्या कर रहा है, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करके समस्त नियमों का पालन। एक बात तो कहना पड़ेगा भाई, भारत जैसा देश जो वैश्विक धरातल पे पर्यावरण से जुड़ी मुद्दों पे आवाज उठाने वाला शायद पहला एक मर्द देश के रूप में काम करता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। पूरे वैश्विक धरातल के आदमियों को अगर देखा जाए, सरकारों को तो कामचोर और लाचार जैसे कहीं न कहीं दिख जाते हैं, लेकिन भारत अकेले एक ऐसा देश होता है जो समय समय पे बार बार आवाज उठाता रहता है कि भाई इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश ट्रेडिशनल कल्चर और नॉलेज को लेकर के, परंपरागत सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर के, मानवीय जनधन की हानि न हो इस पे विचार करते हुए भारत जैसा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी कॉन्सेप्ट रखने वाला है भारत देश। यही कारण है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्धिशाली हों, ऐसी कॉन्सेप्ट को लेकर भारत सबको आगे बढ़ाने की बात करता रहता है। तो वैश्विक धरातल पे किसी मुद्दे पे अगर सामरिक दृष्टि से कोई मुद्दा आ जाता है, कोई बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आ जाता है, तो आप देखिएगा आवाज उठाने वाला देश वहां पहला आपको भारत ही मिलेगा, ऐसा आप महसूस करिएगा। भारत ने कोपेनहेग जो संशोधन हुआ था, मॉन्ट्रियल संशोधन, बीजिंग संशोधन जो हुए थे 2003 तक, जाते जाते इन सबको सत्यापित करते हुए इस पे अपने लक्ष्यों की पुष्टि कर दिया था। और यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये कहा है भारत को कि भैया आप घबराओ मत, आप बहुत ही अच्छे देश हो, बहुत ही संवेदनशील देश हो और बहुत ही आप जागरूक देश लगते हो, आप बहुत ही आपके अंदर संवेदना भरी हुई है। इसलिए यूएनडीपी ने भारत को कहा है कि हम आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2030 तक बाहर कराने में मदद करेंगे, ऐसा कुछ लक्ष्य रखा गया। भारत ने CFC 11, CFC 12, CFC 113, हाइलोन 1211, हाइलोन 1301, हाइलोन 22 इत्यादि जैसे उत्पादन करता रहता है। CFC के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे तत्वों पे भारत को छूट प्रदान किया गया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या मेडिसिन सेक्टर हो, इसमें भारत सरकार को कई सेक्टर में छूट दिए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार अगर कोई ऐसी गतिविधि का पालन करती है तो वो ऐड नहीं किया जाएगा। तो इन मुद्दों को देखते हुए भारत को फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट प्रदान किए गए हैं। इन नियमों पे भारत सरकार को छूट प्रदान किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो मैंने आपको पार्ट 1 ओजोन क्षरण जो चैप्टर था, इस ओजोन
क्षरण चैप्टर का मैंने आपको पार्ट 1 इसके ठीक पहले वाली क्लास में बता दिया था, और आज मैंने आपका इसका पार्ट 2 क्लास दे दिया। और हमें लग रहा है कि इससे ज्यादा आपको ओजोन क्षरण से रिलेटेड कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन आप तभी जज करिएगा मास्टर को जब दोनों पार्ट को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप बताइएगा कि मास्टर सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो आप लोगों से मेरा एक गुजारिश होगा कि थोड़ा मेरे भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज आता रहे, लाइक करते रहिए वीडियो को। मेरी मनोबल को बढ़ाएंगे तो पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी हौसलों और जोशो जुनून के साथ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ इस रूप में आपके पास आऊंगा। और इस रूप में आऊंगा, निसंदेह मैं कह रहा हूँ, जीवन जैसी समस्याओं को अगर समाधान ना कर दिया, यहाँ फेंकने और हवा हवाई की बातें नहीं चल रही हैं कि एक बार मास्टर हाईलाइट हो गया, कुछ भी अबाड़ कबाड़ बोलता रहे, लड़के सब सुनते चल रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आप लोग वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उस व्यक्ति की तलाश करिए जो आपके जीवन को वास्तव में सही दिशा दे सकता है। निसंदेह उस व्यक्ति का साथ देने में कोई हेजिटेशन भी मत रखिए, क्योंकि अगर अच्छे लोगों पे शक करेंगे, बुरे लोग से दोस्ती करेंगे, तो निसंदेह जीवन के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे। मैं आपसे लेता हूँ अब इजाजत और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में पर्यावरण के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।